चलिए तो देखिए, एक कीटो फॉर्म होती है और एक इनोल फॉर्म होती है। तो क्या ये दोनों फॉर्म 50-50% में एग्जिस्ट करती हैं या अलग अलग परसेंट होता है? तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो क्वेश्चन करके लिखिए, क्वेश्चन, इन जनरल विच फॉर्म, इन जनरल विच फॉर्म कीटो और इनोल have more percentage in equilibrium mixture। ठीक है, एक कीटो फॉर्म इनोल में बनती रहती है, इनोल फॉर्म कीटो में बनती रहती है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो इन दोनों में से कौन सी फॉर्म है जो ज्यादा परसेंट में एग्जिस्ट करती है, इसके बारे में पहले जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो कीटोन फॉर्म है उसमें जो बॉन्ड्स बने हैं वो उनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, और जो इनोल फॉर्म है उसमें जो बॉन्ड बने हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी कम है। इसका मतलब जब उन्हीं एटम्स से कीटो फॉर्म बनी है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, उन्हीं एटम से जब इनोल फॉर्म बनी है तो कम एनर्जी रिलीज हुई है। ज्यादा एनर्जी रिलीज होने का मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, कम एनर्जी रिलीज होने का मतलब कम स्टेबल है ना। एक पहाड़ की चोटी से दो पत्थर गिरते हैं, एक 50 मीटर लुढ़क कर रुक जाता है, एक 100 मीटर लुढ़क कर रुकता है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? 100 वाला ज्यादा स्टेबल है। तो बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक डाटा जो कीटो फॉर्म है उसके बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल है। तो लिखिए इसमें, बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक डाटा, बेस्ड ऑन thermodynamic data of bond energy, based on thermodynamic data of bond energy keto form is more stable, so it will have more percentage, higher percentage in equilibrium mixture, ठीक है, हायर परसेंटेज इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो ये इन जनरल कंसिडरेशन है। अब हम कुछ कंपाउंड्स की कीटो और इनोल की परसेंटेज देखते हैं, और हम देखेंगे कि मोस्टली केस में कीटो फॉर्म ज़्यादा है, लेकिन कुछ केसेस में इनोल फॉर्म का परसेंट भी ज़्यादा हो सकता है। और फिर हम इस पर डिटेल चर्चा में जाएंगे कि इनोल और कीटो का जो परसेंटेज है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो चलिए कुछ के हम कीटो इनोल परसेंटेज देखते हैं। कुछ कंपाउंड्स में कीटो इनोल परसेंटेज, जैसे यहाँ पर देखिए एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये इसकी कौन सी फॉर्म है मॉलिक्यूल की, कीटो या इनोल? ये मॉलिक्यूल की कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म या इनोल फॉर्म? कीटो फॉर्म है। उससे ये बन जाता है आपका इनोल फॉर्म, है ना, उससे आपका बना लेता है इनोल फॉर्म। तो इनोल फॉर्म बनेगी ये CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका OH और ये आपका H। वो कहता है कि इसमें ये वाली जो फॉर्म है ये लगभग 100% यही है, और इसके बस ट्रेसेस मिलते हैं। ट्रेसेस का मतलब होता है कि हाँ ये बना तो है लेकिन बहुत ही कम है, इसे ट्रेसेस अमाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए एसीटोन के लिए देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इससे ये क्या बना लेगा, इससे बना लेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड C OH और आपका यहाँ पर CH3। यहाँ पर बोलता है कि इसका ग्रेटर देन 99% है,
और इसका यहाँ पर है, बोलता है कि 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴% है। चलिए अगला मॉलिक्यूल देखिए, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, और ये आपका बन जाता है CH3, C आपका यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका CH डबल बॉन्ड C, OH, और आपका यहाँ पर CH3। प्योर लिक्विड फॉर्म में, प्योर लिक्विड फॉर्म का ये डाटा है। प्योर लिक्विड का मतलब प्योर यही है, ये किसी सॉल्वेंट में नहीं डाला, प्योर यही है। तो ये आपका आता है यहाँ पर ये 20%, ये 20% आता है, और ये आपका आता है 80%, है ना। तो ऊपर के दो केसेस में हमने देखा कि कीटो फॉर्म का परसेंटेज ज़्यादा था, लेकिन नीचे वाली फॉर्म में इनोल फॉर्म का परसेंटेज ज़्यादा है। तो इन जनरल कीटो फॉर्म का परसेंट ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ केसेस में इनोल का भी ज़्यादा हो सकता है। आगे आने वाली चीज़ में हम वही देखेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो कीटो इनोल की परसेंटेज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये लिखिए। पहले यहाँ पर देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग कीटो इनोल परसेंटेज। पहला फैक्टर है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, ठीक है। अभी मैं इसमें 2 लाइन लिखाऊंगा, पहले ये एग्जांपल देखिए। ये फिनोल है, लेफ्ट साइड में जो बना है ये फिनोल है। फिनोल के इस वाले पार्ट को मैं इस वाले पार्ट को क्या बना देता हूं, कीटो फॉर्म में बना देता हूं, ये बन जाता है। जो फिनोल है वो क्या है, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? और ये जो कंपाउंड बना है ये नॉन एरोमेटिक है। तो अगर ये आपका कीटो फॉर्म है, ये नॉन एरोमेटिक है, अगर कीटो फॉर्म इनोल बन जाए और मॉलिक्यूल एरोमेटिक बन जाए तो क्या वो ऐसा करना चाहेगा? जो कीटो फॉर्म है वो क्या है, नॉन एरोमेटिक है ना। ये क्या है, कीटो फॉर्म है, ये है आपकी कीटो फॉर्म। क्या है ये, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ये आपकी है इनोल फॉर्म, ये क्या है आपकी एरोमेटिक। तो हम कहते थे कि कीटो फॉर्म यूजुअली ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन कीटो फॉर्म नॉन एरोमेटिक हो और वो अगर इनोल बन जाए एरोमेटिक, तो अब कौन सी की परसेंटेज ज्यादा रहेगी, इनोल की परसेंटेज ज्यादा रहेगी। तो इसका मतलब एरोमेटिसिटी आपको ठीक ठाक रोल प्ले करेगी। यहाँ पर देखें तो इनोल फॉर्म है ना, फिनोल जो है हमेशा फिनोल ही बोला जाता है, फिनोल को इस फॉर्म में कभी नहीं बोला जाता, क्योंकि वो 99.99999% की फिनोल में ही एग्जिस्ट करता है। उस तरीके से अगला मॉलिक्यूल देखिए, ये मॉलिक्यूल है आपका OH, यहाँ पे आपका ये OH और यहाँ पे आपका ये OH। इसकी परसेंटेज कीटो फॉर्म की बहुत ज़्यादा होगी इस फॉर्म से, ये वाली जो आपकी फॉर्म है, जो कि आपकी क्या फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। वहीं पे ये देखिए, इस मॉलिक्यूल को देखिए, क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है? क्या ये मॉलिक्यूल आपका जो दिख रहा है ये एरोमेटिक है? वहीं में अगर इस वाले पार्ट को मैं क्या बना दूं, कीटो बना दूं, इस वाले पार्ट को, राइट वाले पार्ट को मैं क्या बना दूं, कीटो बना दूं, क्या अब ये एरोमेटिक है? क्या ये एरोमेटिक है? ये एरोमेटिक नहीं है, है ना। तो इन सारे केसेस में हम देखते हैं कि अगर मॉलिक्यूल अपनी इनोल फॉर्म में है तो वो एरोमेटिक है, और अगर उसकी कीटो फॉर्म की बात करें तो वो एरोमेटिक नहीं है। तो जहां पर इनोल फॉर्म एरोमेटिक है तो वहां पर इनोल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन लिखिए, उसके बाद फिर ये लिखेंगे। If the enol form is aromatic in nature,
if the enol form is aromatic in nature, if the enol form is aromatic in nature, then the percentage of enol form will be higher nature, then the percentage of enol form will be higher than keto form. नेक्स्ट लाइन में लिखिए एग्जाम्पल, phenol can theoretically exist in their keto form, comma, but enol form is greatly favored due to aromatic character. नेक्स्ट फैक्टर है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जरा इस मॉलिक्यूल को देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3। ये मॉलिक्यूल अभी यहाँ पे कीटो फॉर्म में है ना, कीटो फॉर्म में है। जब ये इनोल फॉर्म बनाता है तो देखिए यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका O और यहाँ पर आपका ये H और यहाँ पर आपका ये CH3। जब ये इनोल फॉर्म बनाता है तो यहाँ पर इस तरीके से एटम मौजूद हैं। देखिए कार्बोनिल ग्रुप में हमेशा ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस होता है और जो OH बॉन्ड है वो पोलराइज होकर H पर डेल्टा प्लस और यहाँ पर डेल्टा माइनस होता है। तो यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी यहाँ पर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब भी बॉन्डिंग का जन्म होता है, नई बॉन्डिंग बनी है ना, देखिए जितने बॉन्ड इसमें हैं 2 पाई बॉन्ड है, बाकी तो सिग्मा है। इस मॉलिक्यूल में सिग्मा तो कोई टूटा ही नहीं ना, सिग्मा से पाई वो बनता है, यहाँ पे एक पाई हटके दूसरा पाई बनता है। यहाँ पे पाई नहीं था, यहाँ पे पाई आ गया, यहाँ पे पाई था, यहाँ पे पाई खत्म हो गया। पाई में खेल चलता है ना, जितने बॉन्ड इसके पास है सिग्मा पाई, इतने ही सिग्मा पाई इसके पास है, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। और जब भी बॉन्ड बनता तो एनर्जी निकलती है, और एनर्जी निकलती तो चीजें स्टेबल हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या बनी है आपके मॉलिक्यूल में, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इनोल फॉर्म का परसेंटेज जो यूजुअल होना चाहिए था उससे बढ़ा देती है ना। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग increases the percentage of enol form। ये आपकी है enol form। अब देखिए यहां पर एक चीज और है, Y CH3 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C O H CH3 इनोल फॉर्म। देखिए ये यहां से H निकाल के यहां पर डबल बॉन्ड बना के इनोल फॉर्म बना सकता है, ये यहां से H निकाल के यहां पर भी इनोल बना सकता है, rather than CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 COH डबल बॉन्ड CH2 इनोल फॉर्म। 2 इनोल फॉर्म बन सकती है ना, आपका डबल बॉन्ड यहां बन सकता है, फिर OH आ जाएगा, या फिर डबल बॉन्ड आप इधर भी बना सकते हो, ये भी तो इनोल है। इस मॉलिक्यूल की ये 2 इनोल फॉर्म बन सकती हैं, है ना। तो आपने यही क्यों बनाई, मतलब इसको क्यों फेवर करते हैं, जब भी हम बनाएंगे इनोल ये वाली बनाएंगे। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें भी हो जाएगी ना, H इधर आ कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी हो जाएगी, इसमें भी हो जाएगी, लेकिन ये वाली इनोल फॉर्म हम प्रीफर करते हैं बजाय कि उससे। कोई बताएगा क्यों? उस इनोल फॉर्म में ऐसा क्या खास है जो इस इनोल फॉर्म में नहीं है? एरोमेटिसिटी? कहाँ है एरोमेटिक भाई? इन दोनों इनोल में से पहली इनोल फॉर्म क्यों ज़्यादा स्टेबल है? ज़्यादा स्टेबल तभी तो बनाई है ना, तो क्यों ज़्यादा स्टेबल है? बताइए। हैं? हाइब्रिडाइजेशन से मॉलिक्यूल कैसे स्टेबल हो जाता है? ये कहाँ पढ़ा है मैंने? हाइब्रिडाइजेशन की वजह से मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। यहाँ पर आपको एक रेजोनेंस दिख रहा है ना, एक बहुत बड़ा रेजोनेंस यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखें तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, बस इतना है ना। तो इस मॉलिक्यूल के पास ए लार्जर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इस पर इतने पार्ट में है ना, इतने बड़े पार्ट में कॉन्जुगेशन मौजूद है इसमें, उसमें इतने बड़े पार्ट में कॉन्जुगेशन मौजूद नहीं है ना। लार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम इसके पास है। जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट सिस्टम होता है उतनी ही रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इस मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, उसके पास कम रेजोनेंस एनर्जी है तो वो कम स्टेबल है। इसलिए जब भी हम इस फॉर्म का इनोल बनाएंगे तो हम ये वाला ही बनाएंगे। ठीक है, लिखिए। तो देखिए यहाँ पर वो कहता है कि अगर आप प्योर फॉर्म के बजाय किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं और सॉल्वेंट जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको सपोर्ट करता है, फेवर करता है, तो इनोल का परसेंटेज आपका बढ़ जाएगा, है ना। और अगर सपोर्ट नहीं करता है तो इनोल का परसेंटेज कम हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए, इफ सॉल्वेंट फेवर्स इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, if solvent favors intramolecular hydrogen bonding, then enol content is high, stop. If solvent itself make intermolecular hydrogen bonding, if solvent itself make intermolecular hydrogen bonding with keto form, then enol form percent decreases. तो देखिए अब यहाँ पर ये आपके पास मॉलिक्यूल था CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये कीटो फॉर्म है और कीटो से इनोल फॉर्म बन जाएगी CH3, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल OH, यहाँ पर आपका ये CH3, ये इसकी आपकी इनोल फॉर्म है। ठीक है, इनोल फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, वो भी हमने देखी है ना। अब यहाँ पे तीन उसमें हम देखेंगे। प्योर फॉर्म में, प्योर है ना, प्योर लिक्विड है ये। जब ये प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए इथेनॉल है C2H5OH, एक तो हो सकता है कि एक बीकर के अंदर प्योर C2H5OH है, हर मॉलिक्यूल वहां पे C2H5OH का है, या आपने पानी के अंदर इथेनॉल को घोला हुआ है, तब इथेनॉल इन वाटर एज ए सॉल्वेंट है ना। तो यहाँ पर देखिए, जब ये प्योर फॉर्म में है, प्योर लिक्विड फॉर्म में है, तो ये फॉर्म आपकी होती है 20% ये फॉर्म एग्जिस्ट करती है और 80% आपकी ये फॉर्म एग्जिस्ट करती है ना। 80 फॉर्म आपकी
80% आपकी ये वाली फॉर्म एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट केस में हम यहां पे लेंगे हेक्सेन, हेक्सेन एज सॉल्वेंट। अगले केस में हम यहां पे क्या ले रहे हैं, हेक्सेन को ले रहे हैं, मतलब 6 कार्बन की चेन वो सॉल्वेंट है। हेक्सेन को जब हम सॉल्वेंट में लेते हैं तो इसका परसेंटेज आपका 8% हो जाता है और ये आपका हो जाता है 92%। मतलब हेक्सेन लेने से जो इनोल का परसेंटेज है वो फर्दर और बढ़ जाता है। तीसरा केस देखिए, वाटर, बातें नहीं करिए, वाटर एज सॉल्वेंट। अगर मैं वाटर एज ए सॉल्वेंट लेता हूं तो यहां पर ये 84% आता है और ये आपका 16% रह जाता है, ये आपका 16% रह जाता है। तो हमें जानना है, पहली बात तो ये कि इनोल फॉर्म का परसेंटेज पहले केस में ज्यादा क्यों है, बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। पहले यहां पे कुछ क्वेश्चन जानेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन वाई, पहले उससे शुरू करते हैं, वाई इनोल परसेंट इज हायर देन कीटो फॉर्म इन प्योर लिक्विड। क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर देंगे आप इसका? प्योर लिक्विड की फॉर्म में इनोल का परसेंटेज हाई क्यों है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इनोल फॉर्म। और आप इसको बना के दिखा देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C O और यहाँ पर आपका ये H CH3, और इस तरीके से हम बना के ये दिखा देंगे। ठीक है, ये आपकी बन गई यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई है। पहले क्वेश्चन का हमें जवाब मिल गया, है ना। दूसरे क्वेश्चन पर आइए। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, क्या है क्वेश्चन दूसरा, बताइए। दूसरा क्या क्वेश्चन राइज होगा? इन डाटा को देख के बताइए कि सेकंड क्वेश्चन क्या आना चाहिए। इनोल परसेंट कम कहाँ है? हाई तो प्योर में भी थी, हाई तो प्योर में भी थी। अभी तो वाटर तो अभी है ही नहीं, अभी यहां तक रुकिए। इनोल की परसेंटेज और ज्यादा क्यों बढ़ गई हेक्सेन में, है ना। वाई इनोल परसेंटेज इज मोर इन हेक्सेन, ये क्वेश्चन, वाई इनोल परसेंटेज इज मोर इन हेक्सेन as compared to pure liquid form। ये क्वेश्चन आएगा ना। इनोल की परसेंटेज हाई तो इसीलिए है क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन हेक्सेन के अंदर वो इनोल की परसेंट और क्यों बढ़ गई है, क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन ये है। तो यहां पर देखिए, इन प्योर लिक्विड फॉर्म, प्योर लिक्विड फॉर्म में आपका ये जो फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म है CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C OH और यहां पर आपका CH3, यहां पर ये एल्कोहल आपको ये दिख रहा है और ये कुछ परसेंट में आयोनाइज हो सकता है ना। ये क्या हो सकता है, कुछ परसेंट में आपका ये आयनाइज हो सकता है। ये वाली फॉर्म क्या बनाती है, ये वाली फॉर्म आपकी फॉर्म इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। ये जो फॉर्म अभी हमने यहां लिखी है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है, लेकिन अगर ये आयनाइज हो जाए, जैसे कि ये बना ले CH3 C डबल बॉन्ड O
CH डबल बॉन्ड C O माइनस CH3 और प्लस आपका H प्लस। अभी जो राइट में जो फॉर्म है ये, क्या ये आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है? आयनाइज होने के बाद जो बना है कॉन्जुगेट बेस, क्या वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो हाइड्रोजन तो चाहिए ही ना, वो है क्या इसके पास? नहीं बना सकता। तो मान लो यहां पर इनोल के 100 मॉलिक्यूल बने और 100 में से 5 मॉलिक्यूल आपके ये बना लेते हैं, तो फिर बचे हुए 95 जो मॉलिक्यूल है उन्हीं पे जिम्मेदारी है ना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की, है ना। तो ये आपका डज नॉट फॉर्म इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। in hexane as solvent, हेक्सेन जब एज ए सॉल्वेंट रहता है तो वो कहता है कि ये जो आयनाइजेशन का प्रोसेस है ये हो ही नहीं पाता, क्योंकि हेक्सेन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना। हेक्सेन क्या है आपका? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। मान लो कोई आदमी है, उसे शराब पीने की लत है, कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड कर शराब ले आता है, वो किसी ऐसे देश में पहुंचा जहाँ शराब बिकती ही नहीं है, तो कहाँ से लाएगा ढूंढ के? जब बिकती ही नहीं है, बनाएगा थोड़ा ना घर में बैठ के। तो ये जो है हेक्सेन जो है एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो उसमें ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता। और जब हो ही नहीं सकता तो 95 में से जो 5 वेस्ट हो जा रहे थे वो भी नहीं होंगे, वो भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, है ना। तो आयोनाइजेशन प्रोसेस डज नॉट अकर्स। यहां पर आयनाइजेशन प्रोसेस आपका होता ही नहीं है, तो फिर 100 के 100 मॉलिक्यूल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो आपकी जो इनोल की परसेंटेज है वो आपको और ज्यादा दिखाई पड़ेगी। ठीक है, ये लिखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा? वाई इनोल परसेंट इज लोअर इन वाटर एज सॉल्वेंट, है ना। वाई इनोल परसेंट is lower in water as solvent। पानी को जब हम यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट तो इनोल की परसेंट आपकी कितनी आती है? इनोल की परसेंट 16% ही रह जाती है ना। दैट मीन्स अगर हम देखें तो CH3 देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3 और उससे बनती है ये इनोल फॉर्म, है ना। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C OH, ठीक है, OH और यहाँ पर CH3। इन वाटर में जब यहाँ पर रहता है तो वाटर के अंदर ये 16% है और ये आपका 84% है। क्यों? देखिए, इनोल परसेंट बढ़ रही थी इसीलिए वो इनोल में ज़्यादा जा रहा था, लेकिन इनोल परसेंट में ऐसा क्या खास था जो इनोल की परसेंट की तरफ वो भागना चाह रहा था, जबकि कीटोन ज़्यादा स्टेबल होती है? क्या ऐसा मिल रहा था इनोल में? अभी तक 2 फॉर्म में इनोल की परसेंट ज़्यादा क्यों थी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सब मजा आ रहे थे, है ना। भाई बढ़िया, यहाँ पे मजा आ रहे हैं, इनोल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। अगर वही मजा कीटो में आ जाए तो जाएगा उसमें वो? तो अब यहाँ पे देखिए, पानी को अगर हम एज ए सॉल्वेंट लेते हैं तो पानी के साथ तो यहाँ पर जो ये है, पानी आपने डाल दिया है ना, तो पानी के साथ तो सीधा पानी कीटो फॉर्म के साथ भी तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। पानी खुद डायरेक्ट ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना लेगा, पानी खुद ही ये जो यहाँ पर कीटो फॉर्म है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना लेगा? बोलिए। तो अगर वही उसे जो है बढ़िया जो मजा आ रहा था वो यहीं आने लगे कीटो फॉर्म में, तो इनोल में क्यों बनाएगा? एक तो वैसे ही कीटो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है,
और उसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहीं पे मिल गई, तो यहां जाके क्यों बनाएगा, है ना। कीटो क्या बोलेगा, कीटो मतलब इनोल ये बोलेगा कि भाई कीटो, मुझे तो इनोल फॉर्म में खूब बढ़िया मजा आ रहा है यहाँ पे, तो मैं कीटो में आने की कोशिश नहीं करूंगा, कीटो में क्यों आऊँ मैं, मुझे यहीं पे अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेगा ये इनोल फॉर्म, देखिए इनोल फॉर्म यहाँ पर ये बोलेगा, जो ये कीटो फॉर्म है ना, जो ये कीटो फॉर्म है वो क्या बोलेगा इनोल को क्या बोलेगा, हे इनोल आई एम हैप्पी इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग with water with H2O, so not interested to form intramolecular H bonding in इनोल फॉर्म। ये बोलेगा कीटो इनोल से क्या बोलेगा कि भाई मैं तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के साथ यही बना ले रहा हूं, मुझे तो यही बढ़िया लग जा रहा है, तो मैं फालतू में जो है इनोल फॉर्म बनाऊं और वहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाऊं, उससे मेरा क्या फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। तो इसलिए कीटो फॉर्म यहां पर ज्यादा परसेंट में मिलती है, क्योंकि इनोल में जाने से उससे थर्मोडायनेमिकली कोई भी फायदा एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, और कीटो में ही बल्कि उसे ज़्यादा फायदा है, तो वो कीटो में ही रहती है। तो कीटो में इसलिए 84% है और उसमें वो 16% है। देखिए नेक्स्ट है कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट आपका है कॉन्जुगेशन। देखिए ये कीटो फॉर्म है ना, ये 2 इनोल बना सकती है, एक तो ये इनोल बना सकती है, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाए और यहां पर OH बन जाए, तो मैं हमसे बोलेंगे इनोल 1। और एक ये दूसरी क्या इनोल बना सकती है, यहां पर OH आ जाए और डबल बॉन्ड यहां आ जाए, इसे हम बोलेंगे इनोल 2। तो बताइए कौन सी इनोल फॉर्म की परसेंटेज ज्यादा रहेगी, इनोल 1 की या इनोल 2 की। एक में मैंने यहां से हाइड्रोजन निकाल के यहां डबल बॉन्ड बनाया, दूसरे में मैंने यहां से निकाल के यहां डबल बॉन्ड बनाया, 2 इनोल बनी इसकी। तो इन दोनों इनोल में से कौन सी इनोल की परसेंटेज ज्यादा रहेगी? क्यों? हाँ, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में है बेंजीन रिंग के, है ना। यहाँ पर ये दिस डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग, है ना, विद बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में यहाँ पे ये है तो इसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा। सो परसेंटेज ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ 2, ये आपका आएगा, है ना। और नेक्स्ट देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पर लास्ट फैक्टर है ये हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जो इनोल है वो एक एल्कीन, अगर मैं OH को यहाँ पे दबा लूँ तो ये एल्कीन भी है। इनोल्स आर एल्कीन्स टू, तो जो फैक्टर इनोल को स्टेबलाइज करते हैं, जो फैक्टर एल्कीन को स्टेबलाइज करते हैं, वे इनोल फॉर्म को भी स्टेबलाइज करेंगे, है ना।
यहाँ पर इनोल्स आर एल्कीन्स too. So the factors which stabilize alkenes will also stabilize इनोल्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 मॉलिक्यूल में ले रहा हूँ और उन 2 मॉलिक्यूल की फिर वो बात कर पूछेगा कि भाई इनमें से किसकी इनोल फॉर्म का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। तो एक तो मॉलिक्यूल यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O। इस मॉलिक्यूल की हमने एक इनोल फॉर्म बनाई, तो ये इनोल फॉर्म इसकी बन गई। यहाँ पर आपका ये OH, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका ये CH3। अगर यहाँ पर एल्कीन को ध्यान में रखूं तो कितने अल्फा एच हैं इसके पास? ये 1 है ना। एल्कीन के हिसाब से यहाँ पे बताइए कितने अल्फा एच हैं। सोच लीजिए इतने में 2 से स्ट्रक्चर बना लूं। तीन है। कितने हैं? OH का नहीं लेना है, 7 हैं। देखिए 3 तो ये हो गए, 4 5 6 7 अल्फा एच है ना। और इस वाली फॉर्म में कितने हैं? इसके पास है 7 अल्फा एच और इसके पास कितने हैं? 4 अल्फा एच है ना। तो 4 अल्फा एच। तो जो फैक्टर एल्कीन को स्टेबलाइज करता है वो इनोल फॉर्म को भी स्टेबलाइज करेगा। तो इसलिए पहले वाला ये जो है, ये जो इनोल फॉर्म है, इस मॉलिक्यूल की इनोल फॉर्म का परसेंटेज इस मॉलिक्यूल की इस इनोल फॉर्म के परसेंटेज से ज़्यादा होगा। सो परसेंटेज ऑफ 1 विल बी हायर देन परसेंटेज ऑफ 2, है ना। मान लो इस मॉलिक्यूल के अंदर इनोल का परसेंटेज 20% आ रहा है, तो इस वाले के अंदर 15% आएगा। मतलब ये 20 का 20% 15 से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये लिखिए।